चलिए आज फिर चर्चा अपन करते हैं। नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पर आते हैं अपन। जो अपने अगले एक्ट जो चल रहा था, जो अपन देख रहे थे कि संविधान चल रहा था, संविधान के अंतर्गत हमारे बहुत सारे जो एक्ट चल रहे थे, उस एक्ट के तहत अपन नेक्स्ट एक्ट जो देख रहे हैं वो हमारा कौन सा एक्ट आया। जो अगला एक्ट अपना आता है वो कौन सा एक्ट आ रहा है अपना, यानी एक्ट जो हमारा है वो कौन सा है, 1833। 1833 के एक्ट की बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि बार बार आपसे बात जो की जा रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जा रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो अपन ये देख रहे हैं कि उसकी एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। जो कड़ी जुड़ने को मिल रही है, तो आपने देखा कि समय समय के अकॉर्डिंग उसमें कहीं ना कहीं क्या किए गए हैं, बहुत सारे संशोधन हमें देखने को क्या है मिलते हुए चले गए। तो आपने देखा कि अंग्रेजों ने भी भारत में शासन करने के लिए अपने एक्टों में समय समय पर बहुत सारे रिफॉर्म किए, और रिफॉर्म करते हुए भारत में लंबे समय तक उन्होंने शासन किए। तो हमें इस बात को समझना है कि देखना है कि उन्होंने किस एक्ट के तहत कौन कौन सी चीजों में रिफॉर्म किया, कौन सी नई चीज लाए, कौन सी नई चीजों को जोड़ा, किसको हटाया, किस में सुधार किया। इसी एक्टिविटी के माध्यम से उन्होंने भारत में शासन किया। तो अपन नेक्स्ट जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा चार्टर एक्ट जो आता है वो 1833 आता है। जो 1833 आता है तो इसके अंतर्गत पहला रूल्स अपन देखते हैं। पहली जो कंडीशन की बात करते हैं वो क्या आती है कि व्यापारिक अधिकारों का अंत किया गया, एंड ऑफ कॉमर्शियल फंक्शन की बात की गई। तो देखिए इसके अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन आती है एंड ऑफ कॉमर्शियल, एंड ऑफ कॉमर्शियल फंक्शन की बात की गई। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एंड ऑफ कॉमर्शियल फंक्शन की बात की जा रही है, थोड़ा समझने की बात करें। क्योंकि आपने देखा कि भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा जो शासन किया जा रहा था वो कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था। किस कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो शासन किया जा रहा था, तो इसमें उसके जो व्यापारिक अधिकार थे उनको कंप्लीटली कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, उन कार्यों को, कौन से कार्य? व्यापारिक कार्य, कॉमर्शियल कार्य। तो कॉमर्शियल कार्यों को कंप्लीटली रूप से इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को कंप्लीट रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो एक्ट 1833 के तहत इनको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा, इस एक्ट के तहत कौन सा कार्य किया गया? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ओनली बनी, केवल प्रशासनिक संस्था बनाई गई। क्या बनाई गई? केवल प्रशासनिक संस्था। प्रशासनिक संस्था की बात की गई, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात की जा रही है। अब अपने देखा कि इसमें एक और क्या संशोधन कर दिया गया कि अगला कार्य अपन देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपने देखा प्रशासनिक संस्था मतलब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया। इसका मतलब अपन देख रहे हैं कि भारत पर जो शासन की बात की गई वो केवल केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से ही भारत पर शासन किया जाएगा। अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से ही भारत पर शासन करना रह गया, ना कि किसी और के माध्यम से। तो इसका मतलब जो आपको बता दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। प्रशासन का मतलब हम आपको ऑलरेडी से बता चुके थे कि प्रशासन का मतलब क्या होता है, कि जो जन कल्याण के लिए जो कार्य करती है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लेती है, उसको क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। मतलब इसमें सामान्य हित छुपा होता है, सेवा का भाव छुपा होता है, जन कल्याण की बात छुपी होती है, उसको प्रशासन कहते हैं। तो आपने देखा कहीं ना कहीं उन्होंने केवल प्रशासनिक संस्था की बात कर दी गई। इसका मतलब जन कल्याण से रिलेटेड कार्यों की ओर इंडिकेट इसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया।
तीसरी चीज आपने देखा कि उन्होंने क्या इसमें इंडिकेट कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल की बात कर दी गई। तो जो यानी गवर्नर जनरल का भी पद आ गया। अब आप देख रहे हैं गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आपको अपने माइंड में सेट करना रखेगी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला गवर्नर जनरल कहाँ बनाया गया था, तो आपको पता पड़ गया बंगाल में बनाया गया था। लेकिन पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया, किस एक्ट के तहत घोषित किया गया, तो एक्ट जो हमारा है 1833 एक्ट के तहत, यानी गवर्नर जनरल का पद पूरे भारत के लिए बना दिया गया। तो आपने देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा, तो आपको पता पड़ गया कि जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 है उसके तहत यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब उसके कार्यों का विस्तार कर दिया गया, उसके अधिकारों का विस्तार कर दिया गया, बंगाल से लेकर के धीरे धीरे उसके पूरे भारत में विस्तार देखने को मिल गया। अगली कंडीशन हमारी आती विधि निर्माण का केंद्रीकरण। क्या बोला जा रहा है, विधि निर्माण का केंद्रीकरण। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन देख रहे हैं विधि निर्माण का केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की बात कर दी गई। तो जो आज भी अपन देखते हैं विधायिका हमारे यहाँ होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, आगे चल के अभी हम इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो मतलब जो हमारे कानून है, जो हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, बॉम्बे एंड मद्रास को इसके लिए कहीं ना कहीं क्या कर दिया, शक्तियों की, जैसे आपने देखा क्या बोल दिया कि बम्बई मद्रास परिषदों की विधि निर्माण शक्तियां वापस ले ली गई। इसका मतलब अपन देख रहे हैं कि जो एक छोटे स्तर पर कानूनों का निर्माण हो रहा था, विधि का निर्माण जो किया जा रहा था, उसको वापस ले लिया गया, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि अब जो भी विधि बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी, ना कि कंपनी बनाएगी। इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। जैसे हमने पीछे भी आपको बताया था कि केंद्रीकरण जो वर्ड है, इसका मतलब यदि हमें समझ में आ जाए तो समझ जाइए कहीं भी केंद्रीय वर्ड का यूज कर दिया जाएगा, उसकी अकॉर्डिंग उसका आप सेंस क्या है लगा सकते हैं। कई बार मेंस में भी राइटिंग स्किल में पूछ लिया जाता है केंद्रीकरण क्या है, तो हम एक लाइन में केंद्रीकरण को भी डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो हमारी पावर होती है, जो हमारी सत्ता होती है, निचले स्तर से जाकर के हाई स्तर में जाकर इन्वॉल्व हो जाती है, उसको केंद्रीकरण कहते हैं। मतलब हम कहते हैं जैसे आप इंडिया में अभी समझने की कोशिश करें वर्तमान में, तो इंडिया में वर्तमान में यदि हम कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मान लो एक सरपंच का पद है, जो यानी ग्राम सभा में जो होता है सरपंच होता है, एक सरपंच के पद से लेकर के वो एक प्रधानमंत्री तक की जो बात कर दी जाती है, तो यहाँ केंद्रीकरण की बात की जाती है। क्योंकि हमारी जो योजनाएं होती हैं वो नीचे से जाती हैं और कहाँ जाती हैं, ऊपर, और ऊपर बनती हैं, ऊपर से फिर कहाँ आती हैं, नीचे आती हैं। तो आज भी जो सत्ता है, जो सत्ता के अंदर हम हस्तांतरण देखने को मिलते हैं, तो हमारे यहाँ केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो कभी भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, छोटे क्वेश्चनों में ये आता है कि केंद्रीकरण क्या होता है, तो जब सत्ता एक जगह जाकर इन्वॉल्व हो जाती है तो वो केंद्रीकरण कहलाता है। जब सत्ता हमारे कई स्तरों में बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखने समझने की कोशिश करें कि एक आईजी ने कोई आदेश देखिए दिया है, तो वो आदेश धीरे 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 स्तरों बढ़ता हुआ आएगा और सिपाही तक आएगा, ये व्यवस्था विकेंद्रीकरण कहलाई। लेकिन जब वही नीचे की बात आईजी तक पहुंचाई जाएगी तो वही व्यवस्था कौन सी कहलाएगी, केंद्रीकरण कहलाएगी। तो आज हम देखते हैं प्रशासनिक स्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर डिपेंड देखने को हमें मिलता है। तो आज भी भारत में यदि हम देखते हैं हमारी केंद्र सरकार जो निर्णय एक बार ले लेती है उसको पूरे देश को कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। हम देखते हैं हमारी प्रांतीय सरकार हैं, जो हमारे सीएम वगैरह होते हैं, कुछ प्रांतीय लेवल पर अधिकार हमें दिए गए हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। कुछ सेंट्रल लेवल पर अधिकार दिए गए हैं, उसको भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होंगे कि अंतिम निर्णय हमेशा हमारे केंद्र का ही माना जाएगा, इसलिए इसको बोल देते हैं केंद्रीकरण। तो इसका मतलब ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि कानून अब कंपनी नहीं बनाएगी, कानून अब वहां की क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। तो वही बात इसमें कहीं ना कहीं क्या है, बोल दी गई। देखिए इसका मतलब लोगों को अच्छा लगने लगा, क्या अच्छा लगने लगा कि भैया ब्रिटिश सरकार पे लोगों को विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया
कि भैया यदि हम कोई कंप्लेंट करेंगे, यहाँ के लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो सरकार वहां से चुनेगी और उनको क्या करेगी, दंडित भी करेगी। इसका मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनकर आ रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार से बनकर आने लगे। अगली चीज उन्होंने क्या कर दी भैया आपको लुभाने के लिए, उन्होंने कहा हम शासन तो करेंगे, आज भी वही भारत में देखने को मिलता है, आगे अभी हम आपको पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा शासन करेंगे, तो शासन कैसे करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ छोटे छोटे कर्मचारियों को भी अपॉइंटमेंट करना क्या है, किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए, जनता के अंदर भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने एक पदों की सृजन किया। उन्होंने कहा कुछ ऐसे पदों को हम निर्माण करते हैं जिनमें सभी को जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसमें ना तो लिंग को देखा जाएगा, ना धर्म को देखा जाएगा, ना जाति को देखा जाएगा, कोई भी होगा उसको अपॉइंटमेंट क्या है कर लिया जाएगा। तो सोचो हमसे अच्छा शासन तो अंग्रेजों का था जिसने देश में भेदभाव खत्म किया, और आज हम देख रहे हैं भेदभाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो सोचो हमसे अच्छा सोचने वाले कौन थे, अंग्रेज थे, क्योंकि उसी के बेस पर आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट क्या किए जाते हैं। ये नहीं बोला जाता कि जाति वाले को मिलेगा, इस जाति वाले को ये मिलेगा, इस जाति वाले को नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, विधि सदस्य की नियुक्ति, क्या बोला जा रहा है, विधि सदस्य की नियुक्ति की बात बोली जा रही है। दूसरा यहाँ आप देख रहे हैं कि समान अवसर के सिद्धांत की बात बोली गई, इसी चीज को भी जस्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया, पहले इसको समझ लो। तो जो हमारा सेक्शन 87 है, सेक्शन 87 के अंतर्गत उन्होंने क्या बोला था कि भैया जो हमारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर भेदभाव ना करने का प्रावधान किया गया। तो ये ऑलरेडी से आपको पता पड़ गया कि इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितने भी हमारे पब्लिक सर्वेंट थे, जितने भी हमें पब्लिक की सेवा के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट करना था, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी जाति के लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो आज भी देखते हैं हमारी सरकारें जो भी वैकेंसी निकालती हैं तो हर जाति वाले को उसमें ऑफर कहीं ना कहीं देखने को क्या है मिलता है, किसी भी जाति का व्यक्ति आईएएस आईपीएस क्या है बन सकता है। तो ये प्रावधान आपने देखा कि जो हमारा 1833 का चार्टर था, कितना इंपॉर्टेंट चार्टर था। इस चार्टर के तहत उन्होंने कितनी सारी चीजों को समय समय पर चेंज किया, और वही समय पर चेंज करने के माध्यम से उन्होंने भारत पे क्या किया, शासन किया। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है सेक्शन 7 का उल्लेख किसमें देखने को मिला है, तो सेक्शन 7 की बात जो की गई है वो किसमें की गई है, और हमारा जो चार्टर एक्ट है वो कौन सा है, 1833 है। सेक्शन 87 में किसकी बात की गई है, तो भेदभाव की बात की गई कि भैया भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे अपन देखते हैं कि मतलब जाति के आधार पर हो या जन्म के आधार पर हो, मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात किसमें की गई है, सेक्शन 87 के तहत की गई। चलिए अगली बात अपन देखते हैं, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी गई, जो हमारी स्लेवरी डिक्लेयर था उसको इलीगल बोल दिया गया। तो भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में इसका पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करें कि भैया दास प्रथा हमारी क्या होती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। दास प्रथा, इसका मतलब बात किससे बोली जा रही, स्लेवरी। देखिए दास प्रथा है क्या, तो हमारे देश में सबसे पहले दास प्रथा बहुत ज्यादा परेशानीदायक थी। देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत में बहुत कुछ सामाजिक सुधार किए, भारत की व्यवस्थाओं को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया, भारत को एक करने में भी देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान उनका देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारत के अंदर इस प्रकार की जो प्रथाएं चल रही थी उनका विरोध करने की कोई क्षमता नहीं रखता था, लेकिन अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारत में अपने विकास को तो किया ही है, अपने फायदे को लेकर कार्य तो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार भी बहुत किए हैं। जैसे दास प्रथा की बात कर ली जाए, दास प्रथा क्या होती थी, पुराने समय में क्या होता था कि किसी पर्सन ने किसी से उधार पैसे लिए, अब उधार पैसे लिए उसके यहाँ वो काम करेगा तब पैसे पटाएगा। अब जब वो काम कर रहा है पैसे नहीं पटा पा रहा है, ब्याज पर ब्याज लग रहा है, ब्याज पर ब्याज लगता हुआ चला जा रहा है। अब वो व्यक्ति मर गया तो इसका मतलब उसका बेटा उसके यहाँ काम करेगा, बेटा पटाएगा। अब बेटा नहीं पटा पा रहा तो उसका बेटा पटाएगा। तो कितनी बुरी प्रथा थी कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में, पिता ने कर्जा लिया, बेटा काम करेगा, बेटा नहीं पटा पाया उसका बेटा काम करेगा, तो पूरे जीवन वो परिवार उसका गुलाम ही बना रहता था। तो ये प्रथा बहुत गलत प्रथा थी। अब भैया कर्जा लेना तो लोग मजबूरी होती है, आज भी कर्जा लेते हैं, देखते हैं हमारी सरकारें
इसलिए कर्जा देती हैं, कहती हैं पैसा तुम हमसे ले जाओ, कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना पाए, बिजनेस करो, हमारे पैसे पटा दो। तो पहले क्या होता था, जमींदारी प्रथा जब चलती थी तो लोग जमींदार के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ से पैसा लेते थे या खाने पीने की चीज लेते होंगे, फिर उसके लिए में उनके साथ मेहनत करते थे। अब हो सकता है गरीब आदमी है, आदि वो डेली मेहनत कर रहा है, हो सकता है वो बीमार हो गया, अब जब बीमार हो गया तो काम नहीं कर पा रहा है, अब काम नहीं कर पा रहा तो उसको दोबारा फिर उधारी लेना पड़ती होगी, दोबारा उधारी फिर लेना पड़ती होगी, तो इसका मतलब धीरे धीरे ऋणग्रस्तता से ग्रसित होता हुआ चला जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी दास प्रथा से बंधन में बनता हुआ चला जाता था। तो इसका तोड़ जो किया वो अंग्रेजों ने किया, किस चार्टर एक्ट के तहत किया, 1833 के तहत किया, और इसका कंप्लीटली उन्मूलन कर दिया 1843 में। तो आपको पता होना चाहिए कि दास प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले कब हुआ, कंप्लीट रूप से 1843 में हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ, चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया। तो आपने देखा जो ये प्रावधान आया, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आए, काफी बेटर आए, काफी इसमें रिफॉर्म देखने को मिला, बहुत कुछ सुधार देखने को मिला, और सारी चीजें जन कल्याण से जुड़ी हुई, यानी जनता के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए सारे नियमों को उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया, और इसी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक भारत में शासन क्या करते रहे। तो देखो उनके सारे नियमों को देखो, आज भी भारत में इनकी ग्लिम्स देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा एक और उनने रूल्स की बात कर दी, किसकी, कि विधि सदस्य की नियुक्ति की बात कर दी गई, यानी लॉ मेंबर इन काउंसिल की बात कर दी गई। अब देखिए लॉ मेंबर काउंसिल की बात कर दी गई तो ध्यान रखें, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि आपको पता पड़ गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, लीगल मैटर्स होते थे, तो उसमें एक सलाहकार को, एडवाइजर को भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया। ध्यान रखिए जैसे आज भी भारत में देखते हैं तो हमारे राष्ट्रपति का भी सलाहकार है, हमारे प्रधानमंत्री का भी सलाहकार है। तो इसका मतलब सलाहकार विधि, आज भी हम देखते हैं हमारा कानूनी में देखिए एक लॉ का व्यक्ति होता है जो सरकार को एडवाइस देता है कि तुम ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। यदि कानूनी व्यक्ति नहीं होगा तो सरकार फंस सकती है, कटघरे में खड़ी हो सकती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने देखो कितने माइंडेड वाली बात की, उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है, यदि इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए जो कानून का ज्ञान रखता है, तो वो व्यक्ति समय समय पर यदि गवर्नर को एडवाइस देता रहेगा तो गवर्नर के माध्यम से सही कार्य होते रहेंगे और गवर्नर जनरल कभी फंसेगा नहीं। तो इसका मतलब आज भी हम देखते हैं कि हमारे जितने बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनके भी सलाहकार होते हैं। तो सभी की जब सलाहकार अच्छे होते हैं तो फिर कार्य करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो आज भी भारत में हम देखते हैं कि हमारे सरकार के भी सलाहकार हैं, राष्ट्रपति का भी सलाहकार है। एक अपन देखते हैं ना कि कानून मंत्री है, तो अपन देखते हैं कानून मंत्री है, लेकिन कानूनी हमारा क्या होता है, विधि सलाहकार होता है जो सरकार को टाइम टाइम पर आगे करता रहता है कि ये कार्य सही हो रहा है, ये कार्य क्या है गलत हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी व्यवस्था हमें अंग्रेजों के माध्यम से भी देखने को क्या है मिल गई थी। नेक्स्ट देखिए अपन अगले पॉइंट पर अपन आते हैं, केंद्रीकृत वित्तीय व्यवस्था। तो केंद्रीकृत वित्तीय व्यवस्था की भी बात कर दी गई। तो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया तथा परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। इसका मतलब ऑलरेडी से पता पड़ गया कि केंद्रीकृत, जब भी मैंने बोला केंद्रीकृत वर्ड आ जाए, जैसे आज हम देखते हैं भारत में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, पूरे भारत का बजट एक ही दिन में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अपने एक्टों में ऐसा प्रावधान किया था, तो वही प्रावधान हमें अच्छा लगा तो हमने अपने संविधान में क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। तो आज भी हम देखते हैं कि एक दिन हमारे पूरे भारत का, पूरे देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसी बजट पर देश के अंदर महंगाई बढ़ती है या घटती है, लोगों की पॉकेट बढ़ती है या घटती है, इस तरह की सारी एक्टिविटी का वर्णन कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत देखने को क्या मिल जाता है। तो वही व्यवस्था आज भी हमारी क्या होती है, संचालित होती है। एक देश, एक साल की देश की व्यवस्था इसी प्रकार से चलती है। तो आप देखते हैं कि जब बजट पेश होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करना है, नौकरियों में कितना करना है, तो सारे क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं हमारे बजट क्या होते हैं, क्या किए जाते हैं, उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। अगली बात आपसे बोली जाती है प्रथम विधि विधि आयोग, यानी फर्स्ट लॉ कमीशन की बात की गई। देखिए इन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन की भी बात कर दी, यानी भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण के लिए एक आयोग की स्थापना की गई।
और इस आयोग की जो स्थापना किया गया तो इसमें 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी विधि आयोग की बात कर दी गई। और विधि आयोग की जो बात कर दी गई तो किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग को गठन किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया? 1834 में किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कानून है उनका भी क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया कि किसको कितने अधिकार दे दिए गए, किस पद में कितनी पावर होंगे। तो ये कमीशंस के माध्यम से उस पर नियंत्रण किया जाएगा और उसके माध्यम से हमारे क्या किए जाएंगे, कार्य किए